अमेरिका ने B-2 बॉम्बर प्लेन से स्वागत किया। लीजिए, ये एक और नई खबर आ गई है। और अच्छा, जो वो ऊपर देखा था इन लोगों ने फाइटर प्लेन दोनों ने, बिल्कुल, तो वो स्वागत था B-2 बॉम्बर। वही B-2 बॉम्बर है ये जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को मारा था, बिल्कुल तबाह बर्बाद किया था। और ये कितने मीटर नीचे जाकर मारते हैं ये बॉम्ब। इसमें खास किस्म का एक जो बॉम्ब है B-57 जो है वो बॉम्ब लगता है इसके अंदर। और उस बम के जरिए जो है वो जमीन में काफी नीचे तक, मतलब करीब करीब उसमें 20 फीट का वो बम होता है। और इतना भारी बम जो है जिसमें हैवी स्टील होता है और एक्सप्लोसिव होता है, और वो बम जो है वो ये विमान कैरी करते हैं, उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये शो ऑफ स्ट्रेंथ रोहित शो ऑफ से ज्यादा, सॉरी, हम ये समझना चाह रहे हैं प्रणय आपसे और रोहित से, क्या शो ऑफ से ज्यादा ये स्पेशल ट्रीटमेंट है? दोनों बताएं आप। आई थिंक ये ऑब्वियसली शो स्ट्रेंथ है। प्रणय सही कहते हैं, बी टू बॉम्बर्स का वहां पे फाइटर जेट्स के साथ। और जैसे कि मैंने कहा भी था थोड़ी देर पहले, प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज अवेयर, वो ज्यादा शॉक और सरप्राइज नहीं लगे जब ये जेट्स ऊपर से गए। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है, ही वाज टेकन अबैक। उन्होंने देखा, फिर स्माइल किया, अपने आप को संभाला कि अच्छा, मैं अमेरिकन टेरिटरी पे हूँ। और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, 100% शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि ये वही बी टू बॉम्बर्स है जिसका हमने इस्तेमाल किया था। ऐसा क्यों रोहित? आई मीन, दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। आई थिंक आप एक अपने एडवर्सरी से मिल रहे हैं, हालांकि आपने अपने साथ उन्हें लिमो में बीस्ट में बिठाया है, लेकिन आपकी डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है चीजों को लेके। आज जैसे कि आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रंप आए हैं सीज फायर को लेके, व्लादिमीर पुतिन है इकोनॉमिक चीजों को लेकर, एक बिजनेस डेलीगेशन भी अपने साथ लेके आए हैं जिसका जिक्र खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया कि एयरफोर्स ने कहा कि हाँ, मुझे पता चला वो एक बिजनेस डेलीगेशन भी साथ में लेके आए हैं, लेकिन मैं उनसे चर्चा तब करूंगा अगर वो सीज फायर की तरह अपना जो अप्रोच है उसको सीरियस दिखाए। तो कहीं ना कहीं ये आई थिंक ये थोड़ा बहुत जो प्ले है ये जरूरी होता है, स्पेशली अगर अपने एडवाइजरी से मिल रहे हो, अपने एनिमी से मिल रहे हो, तो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा शोमैनशिप की जो आदत है प्रेसिडेंट की, उसके चलते ही ये किया गया। और मैं, इफ वी कैन स्टिल गो बैक एंड प्ले दैट, आप देखिए ट्रम्प किस तरह रिएक्ट किया, ट्रम्प ने किस तरह से रिएक्ट किया था, पुतिन ने किस तरह से रिएक्ट किया उसके ऊपर। और साथ ही साथ जो मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था, बहुत ही आपको एक कॉन्फिडेंट नेता के रूप में दिख रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प। और व्लादिमीर पुतिन जो है वो मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी मुझे लगता है नर्वसनेस जरूर है वहां पे। रोहित, B-2 तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन B-2 के साथ में क्या F-35 है वहां पर या F-16 हैं? इस मैंने पूछा, मुझे जवाब मिला शायद F-22 है। ओ, रैप्टर, शायद F-22 है, रैप्टर्स, राइट, यस, विद द B2। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इमेज। और इसका भी मुझे लगता है काफी विश्लेषण किया जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। और मुझे लगता है ये सवाल प्रेसिडेंट ट्रम्प से जरूर पूछा जाएगा और इसका वो जरूर जवाब देंगे जब उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो बिल्कुल, वो तो उस पूरी सेटिंग के अंदर ही नजर आ रहा था रोहित कि टारमेक के ऊपर F-35 खड़े हुए हैं, आसमान के अंदर B-2 और F-22 जैसा आप बता रहे हैं वो उड़ान भर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और वो तो कहते भी रहे अभी ऑन बोर्ड भी, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो हम बनाते हैं, हम दे रहे हैं नेटो को भी, और उसके बदले में हम पैसे ले रहे हैं, हम अपना कोई खर्च यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एक बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मेरा उद्देश्य बिजनेस नहीं है, बल्कि मैं यहां पर शांति चाहता हूं और शांति के लिए ही इस मुलाकात के लिए मैं आया हूं। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में वो पोडियम भी नजर आ रहा था जहां पर दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये वन ऑन वन मीटिंग जो है, अभी जो तस्वीर आई थी, क्या हम माने कि डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू हो गई है? क्योंकि वहां पर सर्गे लावरोव, मार्को रूबियो और जो अन्य प्रतिनिधि हैं वो नजर आ रहे हैं इस तस्वीर के अंदर। ये प्रणय पहली वाली मीटिंग है। जो पहले वन ऑन वन हुई थी वो 3:3 हो गई है मीटिंग। तो ये 30 मिनट्स का प्लान मीटिंग थी कि दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे विद द ट्रांसलेटर्स, लेकिन अब इसमें बाकी लोग भी शामिल हो गए। और उसके बाद एक ब्रॉडर डेलीगेशन मीटिंग होने वाली है विद लंच, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है शायद ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों डेलीगेशन लंच से पहले, और ये इनिशियल 30 मिनट्स की मीटिंग है, इसके बाद शायद प्रेस से बात करें। लेकिन दोनों नेता जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले रूम में जाएंगे और वहां से प्रेस को संबोधित करेंगे। यहां से आई थिंक इंटरेस्टिंग चीजें और सही मायने में जो चीज का इंतजार हो रहा है वो शुरू हो रही है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प खुश है व्लादिमीर पुतिन के अप्रोच से, क्या व्लादिमीर पुतिन सीज फायर चाहते हैं, और इस मीटिंग से दोनों नेता
क्या ले जाना चाहते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या एक ट्रायल लेटर होगी। आई थिंक अब ये जो है मीटिंग निर्धारित करेगी, जो अगले 30 मिनट की मीटिंग हो रही है इसमें। रोहित, जरा ये भी, चूंकि आपने भी वो तस्वीरें देखी हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की भी बॉडी लैंग्वेज यहां पर कुछ अलग सी है, क्योंकि सही आपको याद होगी जिस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर वो मीटिंग करते हैं, कई लोगों के साथ उनकी मीटिंग के अंदर तो वो काफी हावी नजर आते हैं, लेकिन यहां पर वो उस तरीके से हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज अ मीटिंग ऑफ टू इक्वल्स। चाहे वो टारमेक पर रिसीव करने का मामला हो या आगे तरजीह देते हुए पहले गाड़ी में उन्होंने पुतिन को बैठाया और उसके बाद वो दूसरी तरफ से बैठे, तो इन तमाम चीजों के अंदर लग रहा है कि एक वार्मथ, एक जेस्चर दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यहां पे कर रहे हैं। वो हमेशा से कहते आए हैं प्रणय कि वो एक रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो बहुत समय से रशिया के लीडर रहे हैं, ही गेट्स अलोंग विद पुतिन प्रीटी वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो हमें देखने को मिल रहा है, और मैं ब्रोमांस जैसा शब्द कभी ना यूज करूंगा इन दोनों के लिए, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूर है। स्पेशली जहां तक डोनाल्ड ट्रंप है, वो समझते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में, और वो इक्वल समझते हैं व्लादिमीर पुतिन को। लेकिन साथ ही साथ देखिए, वो दोनों तरफ की बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे दोस्त है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये भी कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैं समझता हूँ कि अगर चीजें सही नहीं है तो मैं वॉकआउट कर दूंगा उस मीटिंग से। तो कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से उन्होंने कहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और वो रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इतने समय तक वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। रोहित, अब चूंकि आप डीसी में मौजूद हैं, इन दोनों देशों के बीच में एक कोल्ड वॉर का पूरा इतिहास रहा है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, ऐसे में ट्रस्ट बिल्डिंग कितनी मुश्किल होती है, और आज वो जिस लंच की बात आप कर रहे हैं, उसके पहले क्या कुछ रन थ्रू हुआ होगा कि इस लंच को लेकर दोनों तरफ से, दोनों की अपनी बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं हमेशा। जी बिल्कुल, आई मीन इट्स नेवर इजी। कोई भी, आई थिंक, जब भी कोई भी दो बड़े लीडर्स मिल रहे हो, तो इट्स नेवर इजी टू गेट डाउन टू द प्रोटोकॉल्स और बाकी चीजें, किस तरह की मीटिंग्स होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रणय, आप पहले 1-on-1 होने वाला था, अब 3-3 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो टिंकरिंग, लास्ट मिनट पॉस्चरिंग, लास्ट मिनट चेंजेस हो रहे हैं, ताकि दोनों नेता और दोनों डेलीगेशन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सक्सेस, इस मीटिंग में सक्सेस मिल पाए दोनों नेताओं को। और मुश्किल इसलिए है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो जनता है वो हमेशा से रशिया को एक क्वेश्चन मार्क के रूप में देखती है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार चुन के आए, तो रशिया कल्यूजन का आरोप उनके ऊपर लगा था, रशियन इंटरफेरेंस का, इलेक्शन में इंटरफेरेंस का आरोप लगा था, और प्रेसिडेंट तो वही थे पुतिन, जो आज भी है। तो उसको अमेरिकन जनता कैसे देखेगी इस मीटिंग के बाद, इसको लेके भी शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़े से कंसर्न जरूर होंगे। और इसलिए जो आप कह रहे थे कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी हावी होते हुए नहीं दिख रही, थोड़ा कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं इस मीटिंग को फिलहाल वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। तो इसको क्या हम इस तरह से भी रोहित और प्रणय देख सकते हैं कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन का जो युद्ध है वो मैं कुछ ही समय में उसे ख़त्म करवा दूंगा, ये बहुत आसान मेरे लिए होगा। और ये वादा अभी तक वो अपनी जनता से किया हुआ, चुनाव वोट मांगे थे उन्होंने, वो अभी तक वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जब ज़ेलेंस्की को उन्होंने बुलाया, मनाने समझाने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा हो गया। मतलब दो राष्ट्राध्यक्षों को, दो देशों के प्रमुखों को इस तरह से बहस करते हुए भी शायद दुनिया ने पहली बार देखा होगा, जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तो ये ठीक कहा सईद आपने, लेकिन अगर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े ही कहा जा सकता है बहुत ही स्ट्रांग व्यूज रहे हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। वो हमेशा से कहते रहे, जब वो पद पर नहीं थे, चुनाव से पहले भी, कैंपेन में भी, कि ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी, ये लड़ाई गलत हुई। वो एक तरीके से कई बार उनसे सवाल किया गया, उनको कटघरे में भी खड़ा किया गया इस चीज़ को लेकर कि वो पुतिन का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरा माहौल बाइडेन प्रशासन के समय तो यूक्रेन के ही हक में था। और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यूज बड़े स्ट्रांग हैं इस चीज को लेकर, और वो पिछले कार्यकाल में भी वो बड़े फख्र के साथ ये कहते रहे कि मैं एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति हूं रिसेंट पास्ट में जिसके कार्यकाल के दौरान कोई नई लड़ाई शुरू नहीं हुई, मैंने जंग बंद करवाई है, मैंने नई लड़ाई शुरू नहीं की। उन्होंने तालिबान के खिलाफ जिस ऑपरेशन चल रहा था अफगानिस्तान में, वहां से विड्रॉल को लेकर भी जो पूरी कवायद थी, वो जो समझौते का हाँ, जो पूरा पार्ट था, वो तो वही तैयार करके गए थे। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो जरूर जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हुआ। यहां पर आते से ही उन्होंने इस चीज पर भी काफी हाई स्टेक लगाए थे, और शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि मैं फोन करूंगा और ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वो
ज्यादा काउंट कर रहे थे राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर कि पुतिन के साथ में उनकी एक पुरानी केमिस्ट्री है, वो बात करेंगे तो ये चीजें शायद सॉल्व हो जाएंगी। वैसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को कैरेट एंड स्टिक की जो अपनी नीति होती है उसके जरिए परस्यू किया। स्टीव विटकॉफ यहां पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। स्टीव विटकॉफ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है इस पूरे नेगोशिएशन के अंदर, और बताया जाता है कि दो किरदार किरिल दिमित्री और स्टीव विटकॉफ, इनके बीच में बातचीत हुई और 6 अगस्त को वो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से मॉस्को पहुंचने के बाद किरिल दिमित्रिव के साथ में पार्क में वॉक करते हुए स्टीव विटकॉफ नजर आए थे। यानी एक राष्ट्रपति ट्रंप का विशेष दूत, दूसरा राष्ट्रपति पुतिन का विशेष दूत, दोनों के बीच में एक फॉर्मूला वर्कआउट हुआ होगा किस तरीके से अपने अपने नेताओं को समझाया जाए, मनाया जाए, बात की जाए, एक दूसरे को कन्वे किया जाए जो अपने नेता को कन्विंस कर सकें और एक मध्य मार्ग निकाला जाए। राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह लड़ाई खत्म करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अब वो एक पॉइंट ऑफ रिटर्न ढूंढ रहे थे कि हम चढ़ तो गए हैं पेड़ पे, अब उतरे कैसे, तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न चाहिए। एक बड़ी मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट होती है जहां से उन्हें एक मौका मिलेगा कि मैंने ये लड़ाई बंद क्यों की। यहाँ ट्रंप के बारे में एक बात हम और करना चाहते हैं कि ट्रंप जिस तरह से अपनी बातों को बदलते हैं, जिस तरह से उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बार बार बदलते हैं, वो थोड़ी सी शंका पैदा करते हैं रोहित। और ये हमारे साथ भी काफ़ी हुआ, हमारे ख़िलाफ़ भी ट्रंप ने कई सारी बातें ऐसे कहीं, बाद में पलटे, फिर कहा, फिर पलटे। तो पुतिन और ट्रंप अगर आज यहाँ साथ में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि इसके बाद ज्वाइंट पीसी में ट्रंप क्या कहेंगे? उससे पहले सब कुछ तय हो गया है या अभी भी तय होना बाकी है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ये समय तय करेगा या ट्रंप ने कहा था कि मैं वॉकआउट कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, वो तय करेगा? देखिए, जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सर, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप इतने खुश नहीं दिख रहे थे दिख रहे हैं जितने वो टरमैक पे थे। अगर आप उस तस्वीरों को देखें, आई थिंक व्लादिमीर पुतिन कुछ ज्यादा स्माइल कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि उस कार, उस लिमो में जो बीस्ट है उसमें क्या बात हुई, ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज ऑब्वियसली, अगर ये जो मीटिंग्स है, पहला राउंड में कहूंगा जिसमें मार्को रूबियो और बाकी के लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वहां पे मिल रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से और उनके साथियों से, तो मुझे लगता है उसके बाद शायद एक अंदेशा हो सकता है कि किस तरफ ये समिट जा रही है। पीस का जो नारा इसमें दिया गया है लास्ट का 2025, तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। से मुझे लगता है देखना होगा कि पहली ये 30-35 मिनट्स की मीटिंग है, क्या ये प्रोलॉन्ग होती है? और हमने देखा है यूजुअली कभी कभी मीटिंग्स अनाउंस होती है सिर्फ 40 मिनट्स के लिए, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा भी चली जाती है वो मीटिंग्स। तो ये मुझे लगता है कि हमें देखना होगा। इट्स ऑल वेट एंड वॉच, अभी कोई अटकलें हम नहीं लगा सकते। लेकिन कोशिश पूरी तरह की जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा, तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक सीज फायर की तरफ प्रेसिडेंट पुतिन को यहाँ लाया जाए। और उसके साथ साथ पुतिन का यहाँ पे आना भी ये दर्शाता है कि वो अग्री तो कर चुके हैं किसी फॉर्मूले पे या किसी टेम्पलेट पे, और उसी को वो अंजाम पे ले जाना चाहते हैं इस समिट के थ्रू। तो देखना होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा हमें बिफोर वी कैन थोड़े अटकल हम लगा पाए इस पे। रोहित, अगर राष्ट्रपति ट्रंप के लिहाज से कहा जाए तो उनका इस मुलाकात में उनकी अपेक्षा क्या होगी, या क्या वो टेक अवे ले जाना चाहेंगे इस मुलाकात से, जो उनका आस्क होगा, जरा वो बताइएगा। आई थिंक उनका बहुत क्लियर है प्रणय, वो कह चुके हैं, इस वीक भी कह रहे थे और आज भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सीज फायर की तरफ ये समिट जाए। नेक्स्ट स्टेप सीज फायर हो। अगर आज सीज फायर अनाउंस हो जाता तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है वो सीज फायर हो, और देन उसके बाद एक ट्रायलेटरल मीटिंग हो जिसमें ज़ेलेंस्की हो, पुतिन हो, और वो फाइनली जो हम बोलते हैं कि सील द डील। शायद उसमें फिर टेरिटरी एक्सचेंज की बात हो, जो लैंड स्वैपिंग है उसकी बातें हो, वो सारी चीजें कैन हैपन ओनली आफ्टर एक बार सीज फायर अनाउंस हो सकता है। आई थिंक व्लादिमीर पुतिन जो है वो शायद ये अचीव करना चाहेंगे, वो एक कंडीशनल सीज फायर की बात कर सकते हैं, या रीजनल की एक रीजन में सीज फायर और दूसरे में नहीं, इस तरह की शायद वो बातें कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप का एजेंडा बड़ा क्लियर है। लेकिन रोहित, क्या ये माना जाए कि यदि आज की ये मुलाकात अच्छी होती है, मतलब कि अगर पुतिन जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से पिघला लेते हैं, उनको मना लेते हैं, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी बन जाती है, तो इसका एक तरीके से नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसे ज्यादा कंसेशन देने पड़ सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को लेकर क्या रुख था फरवरी में, वो पूरी दुनिया ने देखा है यहां पर। तो टेरिटरी कंसेशंस के लिए यूक्रेन को राजी होना पड़ सकता है, क्या ये माना जाए? सेकेंड राउंड में एब्सोल्युटली, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, विटकॉफ भी कह चुके हैं, मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं तो हमें वो टेरिटरी जो है कंसेशंस देने पड़ेंगे। और ये बात जाहिर है
आई थिंक यही नर्वसनेस है ज़ेलेंस्की की और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की, और वो कोशिश कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह का कोई वादा इस मीटिंग में ना करे, इस समिट में ना करे और सीज फायर के लिए लेके आए। अगर प्रेसिडेंट पुतिन सीज फायर के लिए मान जाते हैं तो उसके बाद वो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगी, जिसमें इस तरह की चीजें डिस्कस होगी, क्या टेरिटरी स्वैपिंग होगी, कौन कितना प्रतिशत रखेगा और कैसे चीजें आगे बढ़ेगी। तो आज आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ही गोल है कि वो सीज फायर अनाउंसमेंट के लिए पुतिन को मना ले, और पुतिन कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे लगता है कंडीशनल सीज फायर की बात जरूर करेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा रोहित और प्रणय, हम दोनों आपसे जानना चाहेंगे कि बिना समझौता किए हुए रूस ये कहता है कि हम 4 क्षेत्रों से बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं, ज़ेलेंस्की कहते हैं हम 1 इंच ज़मीन वापस नहीं करेंगे, तो बिना इन बातों को तय किए हुए कैसे सीज फायर पर बात हो सकती है? कैसे सीज फायर अनाउंस आप कर सकते हैं, या कंडीशनल सीज फायर की जो आप बात कर रहे हैं उस पर बात हो सकती है? हम आप दोनों से इस सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये मीटिंग जब शुरू हुई उससे पहले क्या कहा ट्रंप ने, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, हम आपको सुनवाते हैं। I can't tell you that. I don't know. It's there's nothing set in stone. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do, but they're going to be involved in the process, obviously, as well as Zelensky. But I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. Everyone said it can't be today, but I'm just saying I want the killing to stop. I'm in this to stop the killing. You know, we're not putting up any money. We're making money. They're buying our weapons, and we're sending them to NATO, and NATO's sending us big, beautiful checks. But that I don't care about that. I care about it was a big factor when Biden spent $350 billion and got nothing. But what I do care about is they lost last week 7,011 people were lost, almost all soldiers. 36 people in a town which got hit by a missile. But 7,000, over 7,000 soldiers. It's crazy. ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं हज़ारों सैनिक मारे जा रहे हैं, आम लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। एक ऐसे देश का, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जो अपने हथियार बेच रहा है, जो मदद कर रहा है, जो नेटो देशों को लीड कर रहा है, वो अगर आगे आकर जिस देश की खुद युद्ध में मदद कर रहा है उससे सीज फायर करवाना चाहता है, और उस जो देश उससे लड़ रहा है यानी कि रूस, उसके प्रेसिडेंट को अपने साथ बैठाकर सीज फायर की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज है या कुछ और भी है? रोहित और प्रणय, हम जो बात आपसे पहले पूछ रहे थे कि सीज फायर क्या कंडीशंस तय होने के बाद होगा, या पहले सीज फायर उसके बाद कंडीशंस पर बात करें? मुझे लगता है सईद, यहाँ पर वो बात जो है वो कुछ अंडा और मुर्गी टाइप की आ गई है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। क्योंकि निश्चित रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि मैक्सिमम वो गेन करें, जबकि राष्ट्रपति पुतिन की कोशिश होगी कि जो जमीन पर वो ले चुके हैं वो उन्हें लौटाना ना पड़े, बल्कि उसके बदले में वो स्थायी एश्योरेंस ले लें। कल की मीटिंग के बाद जो क्रेमलिन का बयान है वो बहुत कुछ झलकी देता है कि पुतिन किस अपेक्षा के साथ में पहुंचे हैं अलास्का में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा जो कि यूरोप और रूस दोनों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने वाला हो? वो क्या हो सकता है? यूक्रेन किसी भी हद में, किसी भी स्थिति के अंदर नेटो की तरफ ना जाए, एक बफर जो है वो रूस को इंश्योर करे। रूस की एंग्जाइटी इसलिए भी समझनी चाहिए सईद कि रूस के पास में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो, आबादी में वो बहुत कम है, उसके पास क्षेत्रफल ज्यादा है, आबादी कम है, और इसीलिए सुरक्षा को लेकर उसकी एक एंग्जाइटी है, और वो हमेशा से ये कोशिश करता रहा है। इनफैक्ट यदि आप देखें तो क्रमशः हमें यह देखने को मिला है कि नेटो और वार्सो संधि 1991 में वार्सो संधि के टूटने के बाद से नेटो जो है वो रूस की तरफ आगे बढ़ा ही है, क्योंकि पोलैंड जो कि वार्सो संधि का हिस्सा था, वार्सो उसकी राजधानी है, वहीं पे वार्सो संधि हुई थी, वो अब नेटो का हिस्सा है। हाल ही में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो भी नेटो का हिस्सा बन रहे हैं, और ऐसे में रूस को यह लग रहा है कि उसकी तरफ नेटो बढ़ता चला जा रहा है, और वो कतई नहीं चाहता कि नेटो की जो हथियार हैं वो उसकी सरहद पर आकर तैनात हों। डानियास्क और लोहांस्क जो हैं, जो कि रूसी भाषी बहुल लोगों का इलाका है, उस इलाके के अंदर अपनी फौजों को या अपने क्षेत्र में लेने के पीछे भी उसकी इच्छा यही है कि वो एक बफर बना सके मेनलैंड रशिया और नेटो के बीच में, और वो यूक्रेन के अंदर अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चाहता है। यही राष्ट्रपति पुतिन की कोशिश है। इसलिए यहां पर यह देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप एक टेम्पररी सीज फायर या
इस चीज को लेकर राजी कर पाते हैं, जिसका जिक्र अभी रोहित भी कर रहे थे कि इस बात को लेकर ट्रंप नाराज हैं कि मैं बात करता हूं फोन के ऊपर, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसके बाद जो है फिर मिसाइलें बरसने लग जाती हैं, फिर लोग मरने लग जाते हैं। तो भाई मैं ये नहीं चाहता हूं। तो ऐसे में आप कुछ न कुछ अनाउंस करके जाइए। ये दबाव जरूर डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहेंगे यहां पे कि पुतिन कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट करके जाएं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जब वॉशिंगटन डीसी लौटें तो वो एक विजय की ट्रॉफी लेकर जाएं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि मैंने इतना बड़ा शो आयोजित किया, तो कुछ तो मुझे ट्रॉफी के तौर पर मिलना चाहिए। बट ये बड़ी क्रिटिकल डिप्लोमेसी है रोहित। अभी देखिए कुछ देर पहले जेलेंस्की का एक बयान आया कि आप वहाँ पर ट्रंप पुतिन मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर रूस ज़बरदस्त अटैक कर रहा है हम पर। तो हम एक एक रिएक्शन आपका भी यहाँ पर चाहते हैं। ट्रंप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन सब कुछ तो मनाना, समझाना और समझौता तो उन्हें पुतिन से करवाना है। वो कितना मुश्किल होगा उनके लिए? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि यूक्रेन को और प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, यूरोपियन यूनियन को, वो उनका जो बार्गेन है वो कर पाएंगे। वो आई थिंक उनके बिहाफ पे बात कर सकते हैं। वो सीज फायर की गारंटी व्लादिमीर पुतिन को दे सकते हैं, लेकिन रशिया की गारंटी तो व्लादिमीर पुतिन को देनी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, अभी फिलहाल वहां पे शायद अटैक चल रहे हैं, एस्केलेशन हुई होगी, लेकिन इट्स एन ऑनगोइंग वॉर, तो इसमें कुछ इट्स नथिंग न्यू अबाउट इट। टेक्निकली नहीं होना चाहिए अगर आप सीज फायर के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि जेलेंस्की खुद यहाँ पे नहीं है। दो बड़े देश निर्धारित कर रहे हैं कि यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा और कैसे होगा। तो दैट इज वन। द अदर थिंग इज कि टेक्निकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी है जिसपे अभी तक बहुत लोगों ने टिप्पणी दी है, बयान दिए हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन ने अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दी है कि क्या वो कंसेशंस के लिए तैयार है या नहीं है। जेलेंस्की तो कह चुके वो नहीं है। क्या यूरोपियन यूनियन दबाव बनाएगा जेलेंस्की के ऊपर कि वो अमेरिका से सामान, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो खरीदना बंद कर देंगे? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचना बंद कर देंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे क्लैरिटी फिलहाल नहीं है सही। और मुझे लगता है सीज फायर के लिए ये सारी चीजें और सारा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और यही चीजें डिस्कस होगी इस मीटिंग में। अच्छा, एंड में हम चलते चलते आप दोनों से एक छोटी सी बात, आप दोनों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी चीज इसमें जोड़ दूं कि जिन तस्वीरों को लेकर ये चूंकि तस्वीरें प्ले हो रही हैं, ऐसी ही तस्वीर एक समय में मॉस्को से आई थी जब जॉर्ज बुश जो हैं उन्होंने वोल्गा कार, जो कि रूसी वोल्गा कार है, वो उन्होंने ड्राइव की थी और उसमें पुतिन बैठे हुए थे। तो ये रशिया और अमेरिका की डिप्लोमेसी के अंदर ये एक फैक्टर है। ये इस तरीके की तस्वीरें आई हैं जो यहां पर हमें अलास्का में भी देखने को मिल रही हैं। आप दोनों बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसके बाद कहा था कि मैंने उनको करीब से देखा है व्लादिमीर पुतिन को, और मैंने उनकी सोल तक देखा है, उनकी आत्मा तक मैं देख चुका हूं। तो वो भी उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था। जी रोहित और प्रणय, रोहित पहले आप बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ज्वाइंट पीसी में क्या हो सकता है? क्या बात आ सकती है? क्या खबर हमें दे सकते हैं आप? देखिए, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अभी काफी समय है। मैं आई विल नेवर गेट अहेड ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। हमें नहीं पता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, किस अंदाज में कहेंगे, लेकिन वो एक ऑनेस्ट उससे गए हैं, इंटेंशन से गए हैं। वो सीज फायर करवाना चाहते हैं। वो उनके पास एक फॉर्मूला है कि मैं आज सीज फायर के लिए एग्री कर लूंगा और उसके बाद एक ट्रायलैटरल होगा उनके बीच में, जेलेंस्की के साथ और व्लादिमीर पुतिन के साथ, मैं यूरोपियन यूनियन के साथ बातें करूंगा और फाइनली इस वॉर को जो है खत्म करूंगा। बहुत बढ़िया। प्रणय, देखिए, मुझे भी ये लगता है कि यहां से कोई ना कोई हेडवे दिखाने की कोशिश जरूर होगी। अगर ये बातचीत असफल होती है तो फिर इसके परिणाम बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होंगे। और मुझे लगता है कि इसमें एक बेसिक तय हो चुका है। उसी के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। हमें किसी न किसी बड़े ऐलान की अपेक्षा करना चाहिए। वो बड़ा ऐलान सीजफायर के टर्म्स में जरूर ना हो, इसकी पूरी संभावना हो सकती है कि वो एक सीजफायर का ऐलान ना हो, क्योंकि वो यूनिलैटरली एक तरफा नहीं हो सकता है। उसके लिए दोनों बैठेंगे, टर्म्स तय होंगे। बिल्कुल प्रणय।